Assalamu alaikum students, welcome to the 12th lecture of Software Design and Architecture. Software Design and Architecture is our course where we have been looking at the design phase of the software engineering or software development life cycle. We have been covering what design is, what is good design, how to create and design, what are the architectural aspects to consider, what do we understand by an architecture, and then we have stepped into the various architectural styles or patterns. ठीक है, तो इस कोर्स में हम क्या करते रहे हैं कि डिज़ाइन क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिज़ाइन की सिग्निफिकेंस क्या है, किधर बनता है, किधर नहीं बनता, क्यों बनता है, कैसे बनता है, और फिर हमने ये देखा है कि आर्किटेक्चर क्या है, इसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं और उसके हिसाब से आर्किटेक्चर कैसे क्रिएट होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, और इसके आर्किटेक्चरल के वेरियस स्टाइल्स क्या हैं. ठीक है, तो उन्हीं स्टाइल्स को हम लेके चल रहे थे पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में. दैट्स व्हाट वी हैव बीन कवरिंग और उसी को आज हम फर्दर आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह. इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी डिड वाज वी started on a new category, shared data या central data software architectures. ठीक, the important point over here was कि हमारे पास जो डाटा स्टोर है वो हमारी जो सेंट्रल लोकेशन है वो हमारा डाटा स्टोर है. कंपोनेंट्स जो है हमारे उसी के साथ एसोसिएटेड हैं. कंपोनेंट्स जो हैं वो उसके साथ ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं. आपस की कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन या कोई कोलैबोरेशन जो है वो अकर नहीं हो रही. ठीक है, इसमें जो हमने जो फर्स्ट सेट देखा था, जो फर्स्ट स्टाइल देखा था, दैट वाज सेंट्रल रिपोजिटरी आर्किटेक्चर, और जो सेकेंड हम आज देखेंगे वो दैट वुड बी द ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर. Central repository architecture, what was the significant point? We have one central repository. अब repository का टर्म जो है that is इसका मीनिंग ये नहीं है कि खाली हमारा एक डाटा बेस बन रहा है. हमारे पास मल्टीपल डाटा बेसिस भी हो सकते हैं, डाटा वेयर हाउस हो सकता है, हमारे पास डाटा की डेफिनेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं, डाटा दूसरे फॉर्मेट्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है. सो अ repository in general terms is a store for data that holds all kinds of data. ठीक है, नॉट जस्ट द डाटाबेसेस. याद रखिएगा डीबी भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ डीबी का होना कंपल्सरी नहीं है, और तरह का डाटा भी हम इसके साथ रख सकते हैं. तो सेंट्रल रिपोजिटरी आर्किटेक्चर के अंदर क्या मसले थे कि इसमें जो है वो हमारी सारी कम्युनिकेशन जो है वो क्योंकि एक डाटा स्टोर के साथ अकर हो रही है, तो अगर हमारा डाटा स्टोर फेल हो जाता है या सेंट्रल रिपोजिटरी फेल हो जाती है तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम इफेक्ट होता है. लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी थे, और फायदे क्या थे कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं. कंपोनेंट्स की इंडिपेंडेंस से हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, रीयूजेबिलिटी आ जाती है, मेंटेनेबिलिटी आ जाती है. आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो है वो नए कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, पुरानों को मॉडिफाई कर सकते हैं. आपने कोई भी अपडेट्स उनके ऊपर करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द होल सिस्टम. सारे सिस्टम को दबाव बर्बाद किए बगैर जो है ना आप ये वाला काम आराम से सक्सेसफुली कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें फिर हमने ये चीज देखी थी कि हम रेपोजिटरी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन से हमारी मुराद ये है कि जो बेसिक आइडिया या जनरल आइडिया है वो ये है कि हमारी एक ही लोकेशन के ऊपर जो है वो सारा का सारा रेपोजिटरी स्टोर की हुई है, सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है. लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है. ठीक है, हम मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस पे या फिजिकल मशीन्स पे अपने डाटा को ले जा सकते हैं. तो एक सेंट्रल रेपोजिटरी इवन दो कि वो सेंट्रल ही रहेगी, उसकी सेंट्रल वाली जो है बात वो ब्रेक नहीं हो रही. इट स्टिल इज द सेंट्रल रेपोजिटरी. एक सेंट्रल रेपोजिटरी जो है वो मल्टीपल फिजिकल मशीन्स पे डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है. फिजिकल मशीन्स पे डिस्ट्रीब्यूशन से हमें नुकसान क्या होता है कि अब हमारे पास रिडंडेंसी के इश्यूज आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, और इसकी मेंटेनेबिलिटी जो है वो हमारे लिए ज्यादा बिगर प्रॉब्लम बन सकती है. ठीक, तो ये कुछ फिर हमने इसकी एग्जांपल्स देखी कि एक रेगुलर आईडीई जो है हमारे पास, जो अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं वो सक्सेसफुली सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ बन रही हैं. और उस आईडीईज में क्यों इसके साथ बन रही है, क्योंकि आईडीईज अब जो है वो मल्टीपल टूल्स को सपोर्ट करती हैं. हमारे पास जावा का एडिटर एक छोटा सा टूल है
और एक हमारे पास UML का एडिटर है, पाइथन का एडिटर है, कोड जनरेटर का है, रिपोर्ट जनरेटर का है। तो ये छोटे से जो टूल्स हैं हमारे पास, जो छोटी एप्लीकेशंस हैं या कंपोनेंट्स हैं, ये सब जो है एक ही तरह के डाटा के ऊपर वर्क कर रही हैं। इन सारों को जो चीज़ एक्चुअली चाहिए है वो सेंट्रल डाटा है, या वो कोड की फाइल्स है, या वो फाइल्स है जिनके अंदर कोड की सम फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हुई। तो इस तरह की एप्लीकेशंस को हम सक्सेसफुली रेपोजिटरी आर्किटेक्चर से बना सकते हैं। रेपोजिटरी आर्किटेक्चर एक जगह दे देती है जहाँ पे सारा डाटा वो चेंज करके रख भी देते हैं, और फिर उसी चेंज डाटा के ऊपर दूसरे जिस मॉड्यूल ने काम करना है वो कर सकता है। ठीक है, तो हमने जावा में कोड बना के रखा था और फिर हमने उसको मॉडिफाई कर लिया है, हमने उसको पाइथन के साथ खोल लिया है, तो भी पॉसिबल है। ठीक है, और पाइथन और जावा दोनों का जो कोड हमने सेंट्रल रेपोजिटरी में रखा था, हम उन दोनों के ऊपर या उनमें से किसी एक के ऊपर रिपोर्ट जनरेट कराना चाहें तो हम वो काम भी कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। आज का एजेंडा क्या है कि हम इसी शेयर डाटा स्टाइल के अंदर जो है ब्लैक बोर्ड स्टाइल आर्किटेक्चर को स्टडी करें। शेयर डाटा आर्किटेक्चर, हम थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन दोबारा ले लें बिफोर वी एक्चुअली बिगिन टू द ब्लैक बोर्ड स्टाइल। पहले हम ये देख लें कि हम जो शेयर डाटा की बात कर रहे थे वो है क्या, शेयर डाटा हम किसको रहे थे, और फिर हम इसमें देखें कि इसमें पहली वेरिएशन हमने पढ़ ली थी और दूसरी वेरिएशन क्या। Shared data is the data-centered software architecture. Data-centered software architecture is characterized by a centralized data store that is shared by all surrounding software components. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या था कि एक इस तरह का डाटा स्टोर है जो कि सेंट्रल लोकेशन पे है। सेंट्रल लोकेशन का मतलब है कि कंपोनेंट्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द अरेंज हुए हैं और कंपोनेंट्स जो हैं वो इसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं या इसी से बात कर रहे हैं। कंपोनेंट्स जो हैं वो इसी की जो उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, डाटा की रिक्वायरमेंट्स, वो इसी सेंट्रल रेपोजिटरी से पूरी हो रही हैं। Software system is decomposed into two major portions, data store and independent software components or agents. शेयर डाटा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर जो भी हम बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर, उसके अंदर दो इम्पोर्टेंट या मेजर पोर्शंस हमारे होते हैं। एक तो हमारा डाटा स्टोर होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स या एजेंट्स होते हैं। डाटा स्टोर ही हमारी जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हमारे पास है वो हमारे पास डाटा स्टोर है। ठीक है, डाटा फ्लो आर्किटेक्चर्स की तरह शेयर डाटा आर्किटेक्चर्स में भी सेंट्रल फोकस हमारा जो है वो डाटा पे ही होता है। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बात हमारे पास जो है वो डाटा ही होती है। और इस डाटा को फ्लो आर्किटेक्चर्स में तो हम ये देख रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशंस की बेसिस पे हम सीक्वेंस बना रहे थे, और सेंट्रल डाटा में हम ये देख रहे हैं कि हम एक ही जगह पे उसको स्टोर करा रहे हैं और कंपोनेंट्स को हम इस तरह से प्लेस कर रहे हैं कि वो कंपोनेंट्स जो है उसके साथ कम्युनिकेट कर लें। कनेक्शंस, अच्छा, जब भी आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम कंपोनेंट्स की भी बात करते हैं और कनेक्शंस की भी बात करते हैं। आर्किटेक्चर की जब भी हमारे पास बात होती है तो हमारे पास दो जो हैं वो मेजर चीज़ें जो हैं वो हमारी नज़र में आती हैं। एक तो ये कि उस आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स क्या हैं, और दूसरी जो सिग्निफिकेंट बात होती है वो उसके कनेक्शंस क्या हैं, और इन कनेक्शंस और कंपोनेंट्स की ऐसी क्या अरेंजमेंट है कि जिससे हमारे पास कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो डिफाइन हुए हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स तो हमने शेयर्ड आर्किटेक्चर के देख लिए। शेयर्ड आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स क्या है कि एक सेंट्रल जो है डाटा स्टोर है और उसके इर्द गिर्द अरेंज जो है वो एजेंट्स है या इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है। और दूसरी अब बात आ गई कि इसमें कनेक्शंस कैसे हैं। तो कनेक्शंस जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, हमारे पास कनेक्शंस की दो टाइप्स हैं। कनेक्शंस हैं तो मेथड कॉल्स ही, लेकिन ये एक्सप्लिसिट भी हो सकती हैं और ये इम्प्लिसिट भी हो सकती हैं। एक्सप्लिसिट मेथड कॉल्स जब हम यूजर के किसी एक्शन के अगेंस्ट जो है कोई ना कोई मेथड कॉल करते हैं, जब आप एक्सप्लिसिटली किसी मेथड को, किसी फंक्शन को प्रोवोक करते हैं, जब एक्सटर्नली जो है उसको किसी सिनेरियो से ट्रिगर मिलता है, तो वो हमारे पास एक्सप्लिसिट इन्वोकेशन कॉल है। इम्प्लिसिट इन्वोकेशन कॉल्स क्या है? इस तरह के
मेथड कॉल्स या फंक्शन कॉल्स जो हमारी एनवायरनमेंट के किसी चेंज से ट्रिगर हो रही हैं, जैसे इवन डाटाबेस में ट्रिगर होती हैं। ठीक है, अगर आप ये देखो कि आपने एक कैलेंडर की एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल अपने एंड्रॉयड सेलफोन के ऊपर जो है वो एंड्रॉयड फोन के ऊपर आपने इंस्टॉल कर ली है। अब कैलेंडर की एप्लीकेशन का मकसद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर तारीख के हिसाब से और टाइम के हिसाब से ये आपको कोई नोटिफिकेशन दे देता है। आपका फॉर एग्जांपल एक दोस्त है हमजा, और हमजा की जो है वो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 नवंबर। तो अब ये क्या कैलेंडर की एप्लीकेशन का मकसद क्या है कि जैसे ही 8 नवंबर की मिडनाइट आती है, 12 बजते हैं रात को 8 के बाद, तो वो ये डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा 12 बज गए हैं। 12 का मतलब ये है कि अब डेट चेंज हो गई है, डेट चेंज हो गई है तो 9th हो गई है, और 9th पे कैलेंडर इवेंट क्या था कि हमजा की बर्थडे। तो वो आपकी स्क्रीन पे, सेलफोन की स्क्रीन पे एक छोटी सी नोटिफिकेशन दे देता है कि हमजा की बर्थडे, तो चलो उसको विश कर दें। ठीक है, तो दैट्स व्हाट अ कैलेंडर एप्लीकेशन इज। आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ा सिवाय इसके कि आपने शायद 2 महीने पहले, शायद 2 साल पहले एक बार हमजा की बर्थडे जो है वो उसके अंदर स्टोर करा के रख दी थी। तो अब वो जो ऑटोमेटिकली काम हो रहा है ना कि वो खुद से रीड कर लेता है, डिसाइड कर लेता है कि इस सिनेरियो में, इस एनवायरनमेंट में, इस सिचुएशन में ये वाला प्रोसेस चलाना है। दैट इज एन इम्प्लिसिट मेथड इन्वोकेशन। ठीक है, आप डायरेक्टली उसको कॉल नहीं दे रहे, वो किसी न किसी सिनेरियो, किसी इवेंट, किसी ट्रिगर के ऊपर जो है खुद से कॉल हो रहा है। अब शेयर डाटा के अंदर एक और सिग्निफिकेंट बात, जैसे हम बाकी उनके साथ बात करते रहे कि कहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, तो इसी तरह शेयर डाटा के अंदर कंस्ट्रेंट क्या है कि कंपोनेंट्स एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स की जो भी कम्युनिकेशन है वो हमारी डाटा स्टोर के थ्रू होती है। हमारा डाटा स्टोर जो है वो फैसिलिटेट करता है कंपोनेंट्स को आपस की इंटरैक्शन में। ठीक है, इसमें हमने देखा था इवन लास्ट टाइम भी हमने एक तो एग्जांपल्स इसकी की थी सेंट्रल रिपोजिटरी की केस में कि हमारे पास जो डाटा स्टोर दिया हुआ है वो डाटा स्टोर जो है वो सारे कंपोनेंट्स का कनेक्शन पॉइंट है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स या तो इस डाटा स्टोर के साथ कनेक्टेड हैं या फिर कनेक्टेड हैं ही नहीं, तो कोई और ऑप्शन इनके पास नहीं है। दे आर आइदर कनेक्टेड विद द डाटा स्टोर और दे आर नॉट कनेक्टेड एट ऑल। ठीक है, तो जो भी प्रोसेसिंग इन्होंने कर ली है, एक कंपोनेंट जो भी प्रोसेसिंग फिनिश कर लेता है तो वो उस फिनिश्ड प्रोसेसिंग का रिजल्ट जो है वो डाटा स्टोर के अंदर प्लेस कर देता है। ठीक है, डाटा स्टोर के अंदर प्लेस हो गई और फिर जब भी अपनी प्रोसेसिंग उसने दोबारा स्टार्ट करनी होती है तो स्टार्ट करने से पहले वो उसी डाटा स्टोर में से एक फ्रेश कॉपी डाटा की निकाल लेता है और उस फ्रेश कॉपी की बेसिस के ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग दोबारा कर देता है। A shared data module provides all mechanisms for software components to access it, such as insertion, deletion, update and retrieval. तो हमारे पास जो shared repository है वो इसी तरह behave करती है जैसे एक पूरा database का component behave करता है कि हम उसके अंदर डाटा को इंसर्ट करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और रिट्रीव करके जो भी उसके अपने फंक्शंस हमने उसके ऊपर परफॉर्म करने हैं वो वाले फंक्शंस हम उस पर परफॉर्म करा सकते हैं। शेयर डाटा में अब इसी क्लास में या इसी कैटेगरी में हमारे पास 2 बेसिक वेरिएशंस आती हैं और वो वेरिएशंस क्या हैं, ब्लैक बोर्ड स्टाइल और repository style. Repository style is the one that we covered previously और इसमें हमने ये देखा था कि एक central repository जो है वो maintain हो रही है और उस central repository के इर्द गिर्द हमारे पास components पड़े हुए हैं और उन components ने जो है वो अपनी inputs outputs जो है वो उसी repository से receive और send हो रही हैं। तो आज जो इसकी हम दूसरी variation देखेंगे वो हमारे पास blackboard style है। ब्लैकबोर्ड स्टाइल आर्किटेक्चर, अब इसमें फिर याद रखिए कि ये शेयर डाटा पे ही बना हुआ है तो ये उसी के रूल्स फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसमें भी एक सेंट्रल डाटा स्टोर है और इसमें भी कंपोनेंट्स उसी सेंट्रल डाटा स्टोर के इर्द गिर्द अरेंज्ड हैं। ठीक है, और इसमें भी आइडियली कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, रादर उसी सेंट्रल डाटा स्टोर के साथ ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर जो है स्पीच रिकग्निशन एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहले 1970s के अंदर बना था। स्पीच रिकग्निशन की कौन सी एप्लीकेशन होती है?
स्पीच रिकग्निशन की एप्लीकेशंस, हम लोग जो भी बोल रहे हैं अल्फाज, हमारे बोले हुए अल्फाज को समझ के ट्रांसलेट करने की एबिलिटी रखती हैं, ठीक है। तो अगर मैं उर्दू में आपसे कोई बात कर रही हूँ तो उस उर्दू की एक बात को रिकग्नाइज कर सकता है कि मैं क्या कह रही हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। और अगर फिर उसको कोई फर्दर ट्रांसलेशन चाहिए है कि आप इसी मेरी बोली हुई उर्दू को अगर आप चाहते हैं कि आप अरबिक में ट्रांसलेट कर लें या आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, तो आप वो वाला काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली तो जो चीज हम ये करते हैं कि हम डिजिटली हम अपने वर्ड्स को रिकग्नाइज करते हैं कि हमने बोला क्या है, और फिर उसकी सिग्निफिकेंस हम देखते हैं कि इस बोला क्या का नतीजा क्या होना है। जैसे सेल फोन्स में हमारे पास वॉइस डायलर की भी फीचर्स अवेलेबल हैं। आप सेल फोन को अगर खाली ये बोल दें कि आपने एक किसी भी फॉर एग्जांपल अपने उसी हमजा दोस्त को एक कॉल करना है और आप सेल फोन को बता दें कि कॉल हमजा, तो वो इसको रिकग्नाइज कर लेता है कि दो वर्ड्स क्या हैं। जो उसमें फर्स्ट चीज है वो है कॉल और जो सेकंड चीज है वो है हमजा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज को वो रिकग्नाइज करता है कि दिस इज अ कमांड। कॉल का मतलब है कि कोई ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, फोन करना है किसी को। और जो सेकंड चीज हमारे पास है दैट इज हमजा। तो अब अगर फोन करना है किसी को और उसके बाद हमजा का लफ्ज आ रहा है तो वो क्या डिसाइड करता है कि अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में से आप हमजा को ढूंढता है और फिर जो हमजा का फोन नंबर उसको दिया हुआ होता है उस फोन के ऊपर ऑटोमेटिकली डायलिंग शुरू कर देता, ठीक है। तो दैट्स व्हाट स्पीच रिकग्निशन एप्लीकेशंस डू। वो आपकी स्पीच को चाहे वो ऑडियो फॉर्मेट में हो चाहे वो हमारे पास और फॉर्मेट्स में हो, वर्ड्स को रिकग्नाइज करने की एबिलिटी रखता है। अदर एप्लीकेशंस इन्वॉल्व पैटर्न रिकग्निशन एंड वेदर ब्रॉडकास्ट सिस्टम, ठीक है। पैटर्न रिकग्निशन भी इसी ये भी इमेज प्रोसेसिंग के इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, इस तरह के सिस्टम्स आई एम सॉरी, कि जो इमेजेस में डिफरेंट चीजों को एक दूसरे से फर्क करके उनको रिकग्नाइज करते हैं। जैसे अगर आपके पास एक इमेज एग्जिस्ट कर रहा है और उसके अंदर जो है आपने एक दो पहाड़ हैं और ऊपर कहीं कोई सूरज है, तो इमेज प्रोसेसिंग के सिस्टम के थ्रू आप ये वाला काम कर सकते हैं कि आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग से रिकग्नाइज करा लें कि यहाँ पे कौन कौन सी जो चीजें हैं वो फोरग्राउंड का पार्ट है, कौन सी बैकग्राउंड का पार्ट है। फोरग्राउंड में हमारे पास पहाड़ एग्जिस्ट कर रहा है, बैकग्राउंड में हमारे पास ब्लू आसमान एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम इमेज के पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम्स के साथ कर सकते हैं। और फिर वेदर ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा कि जो मौसम की प्रेडिक्शंस करते हैं कि किस टाइम पे जो है किस तरह पाकिस्तान में अब कितनी बारिशें होंगी और कितने मिलीमीटर बारिश किधर पड़ेगी, और ड्राउट आएगा, अगर खुश्की आएगी वो खुश्क साली होगी तो वो कहाँ होगी और कैसे होगी। तो वेदर फोरकास्ट सिस्टम्स या ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स जो हैं वो भी यही काम करते हैं कि हम मौसम की प्रेडिक्शन करते हैं और उस प्रेडिक्शन की बेसिस पे आगे इंफॉर्मेशन जिनको प्रोवाइड करनी होती है उनको करते हैं, ठीक है। अगर लोगों को ये बताना है कि बारिश ज्यादा हो जाएगी और सैलाब हो जाएगा, तो सैलाब वाले एरियाज में जिसको आपने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, जिनको आपने ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। ब्लैक बोर्ड, अब ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है ब्लैक बोर्ड। मतलब हम सारों ने क्लासरूम्स में ये वाली चीज देखी होती है कि एक ब्लैक बोर्ड है और उसी के इर्द गिर्द जो है हम सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर अपना लेक्चर दे रहा है। तो ये जो हमारे ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर की टर्म है ये भी बेसिकली वहीं से निकली है। हमारा जो इनिशिएटिंग पॉइंट या जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसी टर्म से है। ब्लैक बोर्ड कम्स फ्रॉम द क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग। और क्यों हमने वहां से लिया है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स कैन शेयर डाटा इन सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स थ्रू अ ब्लैक बोर्ड, क्योंकि इसकी आइडिया या इसका फिलॉसफी सेम है कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर टीचर ने जितना कुछ लिखना है वो उसने उसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है, और स्टूडेंट्स ने जितना कुछ रिसीव करना है वो उन्होंने उसी ब्लैक बोर्ड से रिसीव करना है। तो जो डाटा की रीडिंग और राइटिंग हो रही है कि डाटा जो हम लिख रहे हैं और वहीं ब्लैक बोर्ड से जो स्टूडेंट्स अपनी कॉपीज में लिख रहे हैं चीजें, वो सारी की सारी उसी एक ही सेंट्रल पॉइंट से हो रही है, एक ही सेंट्रल लोकेशन से हमारे पास अचीव हो रहा है।
Students and teachers can play the role of agents to contribute to the problem solving. और इस सारे सिनेरियो में स्टूडेंट्स और टीचर्स हमारे पास वही उसी तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे हमारे सेंट्रल स्टोर के इर्द गिर्द जो हैं वो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स या सॉफ्टवेयर के एजेंट्स बिहेव करते हैं. टीचर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं और टीचर्स जो हैं ये मिलके किसी एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. चाहे प्रॉब्लम इतना सिंपल सा हो कि आपने मैथ्स के अलजबरा के 3 सवाल करने हैं, बट दैट्स व्हाट यू आर देयर फॉर इन द क्लासरूम, तो वो हमारा करंट प्रॉब्लम या करंट सिचुएशन है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो एक ही उसी सेंट्रल लोकेशन को इस्तेमाल करके अपने करंट प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं. They can all work in parallel and independently trying to find the best solution. अब इसमें मजे की बात ये याद रखने वाली है कि एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता. ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, उसको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपके इंस्ट्रक्टर ने ब्लैक बोर्ड पे ऑलरेडी दे दिए. तो सारे स्टूडेंट्स पैरेलली काम कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, वो उसी डाटा को ब्लैक बोर्ड से रिसीव कर रहे हैं और सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं. तो यही वाला आइडिया जब हम रियल सिनेरियो से सॉफ्टवेयर के सिनेरियोस में लेके आते हैं तो देन वी कॉन्स्टिट्यूट अ ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर. A blackboard architecture is a data directed and partially data driven architecture. ठीक है, इसमें जो 2 important terms है, कैन यू गेस के इनका मीनिंग क्या है कि हम डाटा डायरेक्टेड किसको कहते हैं और पार्शली डाटा ड्रिवन आर्किटेक्चर किसको कहते हैं? डाटा डायरेक्टेड आर्किटेक्चर से हमारी मुराद ये है कि इसमें हमारे कंपोनेंट्स और रिपोजिटरी की जो भी इंटरैक्शन है वो उसी डाटा से होती. तो फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो हमारे डाटा पे डिपेंड करता. ठीक है, डाटा इधर से इधर आएगा, डाटा इधर से इधर आएगा. हमारी जो एक सेंट्रल लोकेशन है और जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन सब में हमारी कम्युनिकेशन इसी डाटा की बेसिस पे ही हो रही है. और ये इस वजह से डाटा की डायरेक्शन या डाटा की स्पेसिफिकेशन ये बताती है कि हमारे सिस्टम की ओवरऑल वर्किंग कैसे होगी. यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये सारी वर्किंग जो है उसी डाटा की बेसिस पे हमें मालूम पड़ती है. और फिर डाटा ड्रिवन आर्किटेक्चर, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट हद तक हम ये कह सकते हैं कि डाटा की वजह से हम डिसाइड करते हैं कि रिपोजिटरी किस तरह की होनी चाहिए और डाटा की वजह से डिसाइड होते हैं कि कौन कौन से टूल्स होंगे, टूल्स किस तरह एक दूसरे से रिलेट होंगे, अरेंज होंगे. ठीक है, तो हमारा ये जो इसकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग है, सारा कुछ जो बनता है वो उसी डाटा की वजह से ही बनता है. तो डाटा की वजह से ही हमारे रिपोजिटरी का सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर बन रहा है, लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि ये डाटा ड्रिवन आर्किटेक्चर है. एक अब ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर 2 मेजर पार्टीशंस या 2 मेजर चीजों के अंदर डिकम्पोज हुआ है. पहली पार्टीशन इज कॉल्ड द ब्लैकबोर्ड. ठीक है, अब हमने इससे पहले जो शेड की एग्जांपल की थी उसमें हमारे पास जो सेंट्रल स्टोर था हम उसको रेपोजिटरी बोल रहे थे. ठीक है, और अब जो हमारे पास सेंट्रल स्टोर है या सेंट्रल लोकेशन है हम उसको ब्लैकबोर्ड बोल रहे हैं. तो ये छोटा सा डिफरेंस जो है ये याद रखिएगा कि व्हाट वी हैड प्रीवियसली, जो हमारे पास सेंट्रल रेपोजिटरी आर्किटेक्चर है उसमें हम सेंट्रल स्टोर को रेपोजिटरी बोल रहे हैं, और जो हमारे पास ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर है इसमें जो हमारे पास मेन या सेंट्रल थीम है हम उसको ब्लैकबोर्ड बोल रहे हैं. तो डाटा स्टोर हमारे पास क्या है? ब्लैकबोर्ड है. और इसमें हमने क्या है? डाटा स्टोर करना है जिसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, हाइपोथेसिस भी और फैक्ट्स भी. ठीक है, और जो दूसरी हमारे पास चीज है वो हमारे पास नॉलेज सोर्सेज हैं या डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है. ठीक, उसी इसमें एक तो हमने हाइपोथेसिस और फैक्ट्स डाल दिए और दूसरी हमने नॉलेज से स्पेसिफिक जो है इंफॉर्मेशन डाल दी. ठीक है, तो इसी नॉलेज की बेसिस के ऊपर जो डिसीजंस लेने हैं वो इन्हीं फैक्ट्स की बेसिस पे फैक्ट्स की बेसिस पे जो डिसीजंस लेने हैं उस डिसीजन लेने से हमारे पास जो है ना वो ओवरऑल अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट होगी. ये फैक्ट्स इसी नॉलेज बेस्ड सिस्टम के अंदर जाएंगे
जो डिसीजन स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन हुए में होंगे, और उन्हीं डिसीजन स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास इनपुट्स क्या जाएंगी, हमारे फैक्ट्स जाएंगे, हमारे नॉलेज सोर्सेज जाएंगे, और फिर हम अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे और उस हाइपोथेसिस की बेसिस पे एक एंड रिजल्ट या फाइनल प्रोडक्ट देंगे। जो तीसरी यहाँ हमारे पास चीज है, मतलब बेसिकली तो हम अपने उस जो हमारे पास नॉलेज बेस थी हम उसी को डिफरेंशिएट कर रहे थे कि ब्लैक बोर्ड है और नॉलेज सोर्सेज हैं। जो तीसरी हमारे पास चीज है वो हमारे पास कंट्रोलर है, और ये कंट्रोलर क्या कर रहा है कि हमारे जो नॉलेज सोर्सेज और हमारे पास ब्लैक बोर्ड है उसको कंपोनेंट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है और कैसे नहीं करना है, उस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। तो ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर के हमारे पास कनेक्शंस क्या हैं? कनेक्शंस जो हैं बिटवीन द ब्लैक बोर्ड सब सिस्टम एंड नॉलेज सोर्सेज आर बेसिकली इम्प्लिसिट इन्वोकेशंस फ्रॉम स्पेसिफिक सोर्सेज। और ये इम्प्लिसिट इन्वोकेशंस अगर आपको जिस तरह पहले याद हो, हमने पहले भी ये बात कवर की थी कि इम्प्लिसिट इन्वोकेशंस कौन सी इन्वोकेशंस होती हैं जो ऑटोमेटिक ट्रिगर होती है, ठीक है, जो किसी उस पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी यूजर के एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, रादर ये हमारे प्रोसेसेस की वजह से या एनवायरनमेंट को रीड करने की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं या उन चेंजेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं, ठीक है। और ये इम्प्लिसिट इन्वोकेशंस जो है जो हमारे नॉलेज सोर्सेज से हमारे तक आ रही हैं, दीज आर रजिस्टर्ड विद द ब्लैक बोर्ड इन एडवांस। तो इसमें ये याद रखिए कि for any event to be detected, for any event to be processed, that event has to be first registered in the system, ठीक है। कोई भी अगर हमने चीज प्रोसेस करनी हो, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि अगर रात को 12 बजे जो है उसने मुझे बर्थडे का रिमाइंडर देना है, तो पहले तो उसको ये इन्फॉर्मेशन हमें उसके अंदर डालनी पड़ेगी कि 12 बजे के ऊपर ट्रिगर लगता है, 12 बजे पे आपने कोई स्टेट चेक करनी है और स्टेट चेक करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आपने एक्शन परफॉर्म करना है। और फिर दूसरा जो हमने इसको डाटा दिया है, ठीक है, ये तो अब हमने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी ना कि ये किस बेसिस के ऊपर होगा। जो दूसरा हमने उसको डाटा दिया है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से दिया है कि अच्छा हमजा की अगर 9 नवंबर को बर्थडे है तो वो 9 के हिसाब से दूसरी चीज स्टेट चेक करेगा। तो यहाँ पे नॉलेज सोर्सेज भी हमारे पास हैं, और हमारे पास प्राइमरीली ये भी है कि हमारे कौन कौन से इवेंट्स जो हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कि हमने डेज की इंफॉर्मेशन लेनी है, डेट्स की इंफॉर्मेशन लेनी है, और हमने टाइम की इंफॉर्मेशन लेनी है जिसके ऊपर हमने अपना इवेंट जो है वो ट्रिगर करना है। ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर में डाटा चेंजेस इन द ब्लैकबोर्ड ट्रिगर वन और मोर मैच्ड नॉलेज सोर्सेज टू कंटिन्यू प्रोसेसिंग, ठीक है। अब एज सून एज के डाटा चेंज होता है, हमारे पास कोई स्टेट चेंज होती है, 12 बज गए हैं, 9 तारीख हो गई है, एज सून एज के आपके पास डाटा चेंज होता है तो वो ट्रिगर करता है या स्टार्ट करता है नॉलेज सोर्सेज के किसी न किसी पार्ट को, ठीक है। नॉलेज सोर्सेज में से वो अब उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये जो इवेंट अकर हुआ है इस इवेंट को हैंडल किस तरह करना है, और उसकी बेसिस पे फिर हमारी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। और डाटा चेंजेस जिन डाटा चेंजेस की बेसिस पे हम ये सारा कर रहे हैं कि डाटा चेंजेस जो हैं वो हमारे इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये खुद कैसे होते हैं? दे मे बी कॉज्ड बाय डिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन और हाइपोथेसिस रिजल्ट्स बाय सम नॉलेज सोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे डाटा चेंजेस हैं वो कोई डिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन से, या जो सिस्टम को अभी नई इंफॉर्मेशन मिली है वो उसकी वजह से हो सकते हैं, या फिर हाइपोथेसिस रिजल्ट्स बाय सम नॉलेज सोर्सेज, या जो हमारे पहले से जो डिफरेंट नॉलेज सोर्सेज थे उनसे जो हमने हाइपोथेसिस गैदर किए हैं, हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, उस इंफॉर्मेशन पे हमने कोई रिजल्ट्स लगाए हैं और उस रिजल्ट से हमारे पास एक फाइनल कंक्लूजन, मतलब उसके ऊपर हमने कोई फैक्ट्स प्रोसेसिंग लगाई है, फैक्ट्स प्रोसेसिंग से, हाइपोथेसिस से हमने कोई फाइनल कंक्लूजन निकाली है, तो उस कंक्लूजन से भी हमारे पास डाटा चेंज अकर हो सकता है जो हमारे किसी इवेंट को ट्रिगर कर सकता है। दिस कनेक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ पब्लिश सब्सक्राइब मोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज फिर एक्सप्लेन कर दूं आपको कि पब्लिश सब्सक्राइब मोड क्या होता है, ठीक। पब्लिश सब्सक्राइब मोड वो है कि जहाँ पे एक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने के लिए, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट क्या करता है कि अपनी इंफॉर्मेशन जो है, जो भी इसके पास डाटा था, जो भी इसके पास स्टेट चेंज आई थी, जो भी नया इवेंट अकर हुआ था, उसको
पब्लिश करता है। पब्लिश से मुराद क्या है? ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट से मुराद क्या है? सबको बताता है। ठीक है, जिस तरह न्यूज पब्लिश होती है ना, तो जिसके पास अखबार है वो उसको पढ़ सकता है, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर भी अपनी स्टेट को पब्लिश कर सकते हैं। अब ये स्टेट जो पब्लिश हो गई भी है, अब अखबार जैसे हमें रिसीव करनी पड़ती है, तो इस स्टेट को रीड कौन कौन से कर सकते हैं? वो वाले सारे कंपोनेंट्स जो इसके साथ कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड कंपोनेंट्स they were waiting for the or they are listening to the event that is generated by the publisher। ये सारे कंपोनेंट्स जो है इनको पता है कि किस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन आएगी, तो हम उसको एक इवेंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अखबार की किस तरह की शक्ल होगी, इसमें किस तरह खबरें आती हैं, आपको पता है, तो फिर आप अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स हैं उनको भी मालूम है कि कौन सा दूसरा कंपोनेंट पब्लिश करेगा चीजें, और फिर वो जो चीजें पब्लिश कर रहा है वो किस फॉर्मेट में होंगी, तो तभी वो उनको रीड कर सकता है। तो ये जो पूरा आइडिया है कि जहाँ पे वो ये बात फिगर आउट करता है कि किस फॉर्मेट में आएंगी, दिस इज सब्सक्राइबिंग। ठीक है, बहुत अगर इवन फेसबुक पे भी आपने ये करके देखा होगा कि आप फेसबुक की ईमेल्स के लिए जो है वो यू कैन सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब टू देम। ठीक है, फेसबुक आपको नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल्स भी प्रोवाइड करता है, और वो उसके लिए आपकी मर्जी है कि अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो वो आपको ईमेल में आने लग जाती है, और अगर आप अनसब्सक्राइब कर दें तो फिर वो ईमेल में नहीं आती, वो जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो तभी आती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में भी यही आइडिया है कि आप सॉफ्टवेयर की किसी एक सर्विस के लिए खुद को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी सर्विस के लिए अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम हमारे पास ब्लैकबोर्ड आर्किटेक्चर की, और इसके अंदर क्या है कि मल्टीपल एजेंट्स हैं, और मल्टीपल एजेंट्स जो हैं वो हमारे ब्लैकबोर्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये उसी तरह है जैसे हमारे पास सेंट्रल रेपोजिटरी में था। ठीक है, हमारे पास जो सॉलिड कम्युनिकेशन के एरोज हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारा एजेंट जो है हमारे ब्लैकबोर्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहा है इन बोथ डायरेक्शंस। वो डाटा को रीड भी कर सकता है और डाटा को राइट भी कर सकता है। इन बोथ डायरेक्शंस जो है वो ब्लैकबोर्ड के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, और जो हमारी डॉटेड लाइंस हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं? कंट्रोल फ्लो को। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेंट्रल रेपोजिटरी से अपोजिंग कॉन्सेप्ट आता है। सेंट्रल रेपोजिटरी में हमारे पास चीज ये थी कि किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी एजेंट को जब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसको खुद गेट करनी पड़ती थी। वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए रिफ्रेश का बटन हमें दबाना पड़ता था, लेकिन ब्लैकबोर्ड में इस तरह नहीं है। ब्लैकबोर्ड में फिर क्या कॉन्सेप्ट है? एवरी टाइम a new change occurs in the blackboard or in our central data store, it triggers an event, and that event is broadcasted to all the connected agents, and the connected agents or the connected components change their state according to it। सही, ब्लैकबोर्ड हमारे पास सेंट्रल स्टोर है, और इस सेंट्रल स्टोर में अब इस वाले आर्किटेक्चर में जो है सेंट्रल स्टोर हमारी कमांडिंग पोजीशन है। ठीक है, ये जो है इफेक्ट करता है कि डाटा किधर से किधर फ्लो होगा। हर दफा जब हमारे ब्लैकबोर्ड में कोई चीज चेंज होती है, डाटा का कुछ भी स्टेट चेंज हुई है और उसकी वजह से एक इवेंट ट्रिगर हुआ है, तो ये क्या करता है कि ये अपनी नई स्टेट या अपनी चेंज स्टेट को ब्रॉडकास्ट कर देता है सारे एजेंट्स तक। ठीक है, अब इसने एक अपने डाटा की नई स्टेट का फंक्शन जो है वो इसको भी भेज दिया और इसको भी भेज दिया और इसको भी भेज दिया, और हर एजेंट जो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए सब्सक्राइब हुआ है, जिसको पता है कि इस फॉर्मेट में जो है इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव होगी, वो एजेंट जो है उस इंफॉर्मेशन को लेकर और उसके ऊपर जो भी उसने एक्शन परफॉर्म करना है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक हो गई बात? अब ये इसी तरह से है कि जैसे अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास चले क्रिकेट की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्रिकेट के हमारे पास हमारे एक सेंट्रल स्टोर में हमारे पास डाटा स्टोर हो रहा था, और उसमें उन्होंने बताया था हमें कि 9 विकेट्स गिर चुकी हैं और पाकिस्तान को अभी जो है वो 7 ओवर्स के अंदर जो है वो सपोज 43 रन चाहिए। ठीक है,
तो एक तरफ जो है हमारा एक कंपोनेंट जो है वो ये बता रहा था कि हमें रन रेट क्या चाहिए, रन रेट हमारा करंट क्या है और रन रेट जो है हमें चाहिए क्या, ठीक है, जो रन रेट नीडेड या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड रन रेट। और एक मॉड्यूल ये बता रहा था कि करंट स्कोर क्या है, वो करंट स्कोर की अपडेशन पे उसका काम था, करंट स्कोर को अपडेट करना, ठीक है। और तीसरा कोई मॉड्यूल था जो हमारी कोई विकेट्स की काउंट बता रहा था कि कितनी विकेट्स गिर गए हैं और कितनी विकेट्स नहीं गिरी हैं और क्या अभी होना है और क्या अभी रहता है, ठीक है। तो ऐसे हुआ कि 9 विकेट्स तो ऑलरेडी गिर गई थी, तो हमारी जो एकदम से 10th विकेट है वो 10th विकेट भी गिर गई। हमने जो है अपने स्टोर में ये बात अपडेट कर दी, 10 विकेट्स गिर गए, ठीक है। अब 10 विकेट्स गिर गई हैं तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, इसके बाद और विकेट्स तो नहीं गिर सकती, ठीक है। दैट्स द फाइनल थिंग। अब उसमें एक इवेंट ट्रिगर हुआ और उस इवेंट ने ये बता दिया कि विकेट्स 10 हो गई। विकेट्स 10 हो गई हैं तो हमने जो करंट स्कोर वाली हमारी एप्लीकेशन रन हो रही थी उसने फिगर आउट किया कि अब इसको करंट स्कोर कहना बंद कर दें, अब इसको फाइनल स्कोर कह दें, ठीक है। Do not calculate the current score anymore because whatever had been calculated previously that's the final score, ठीक है। तो जो भी अगर हमने फॉर एग्जांपल 238 रन अभी तक बना लिए थे और करंट स्कोर था तो हमने इसको चेंज कर दिया और हमने कह दिया कि 238 दैट्स इट। और यही वाला इवेंट जो है हमारे पास रन रेट जो की कैलकुलेशन वाली एप्लीकेशन थी, पार्ट था छोटा सा, उधर भी चला गया और उसने कहा कि अब रन रेट रिक्वायर्ड की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब तो खत्म हो गई, विकेट्स तो खत्म हो गई। और रन रेट करंट की भी, इसमें से भी करंट वाली बात आप निकाल लें, अब कंप्लीट रन रेट ही रख लें, ठीक है। तो अब ये वाला जो आइडिया है कि अब डाटा इधर चेंज होता है तो वो बाकी सारों को खुद ही बता देता है कि आप अपनी स्टेट चेंज कर लें, क्योंकि डाटा चेंज हो गया तो आप अपनी स्टेट चेंज कर लें। ये ब्लैक बोर्ड का काम है, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड का काम है कि एवरी टाइम हमारी सेंट्रल लोकेशन पे, सेंट्रल डाटा स्टोर पे इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो ये एक इवेंट ट्रिगर करती है। ये क्या करती है, बाकी सबको खुद बता देती है, एजेंट्स को खुद बता देती है मेरी स्टेट चेंज हो गई है, डाटा की स्टेट चेंज हो गई है, अब आप कॉरेस्पॉन्डिंगली जो जो आपने काम करने आप कर लें, ठीक है। तो जो करंट स्कोर वाला था उसने स्कोर को फिक्स कर दिया, जो रन रेट वाला था उसने रन को फिक्स कर लिया। तो जिस जिस कॉम्पोनेंट ने जो जो काम करना था उन्होंने कर लिया एज सून एज कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो स्टेट है वो हमारी सेंट्रल लोकेशन की, सेंट्रल रेपोजिटरी की, वो चेंज हो गई है। ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। हमारे पास जो सॉलिड लाइन है वो डाटा के लिंक्स को रिप्रेजेंट कर रही है और जो डैश्ड लाइंस है वो फ्लो ऑफ लॉजिक कंट्रोल को कर रही है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ब्लैक बोर्ड के साथ आता है वो रूल बेस्ड ब्लैक बोर्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स हैं। रूल बेस्ड ब्लैक बोर्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ये वेरिएशन है हमारे पास ब्लैक बोर्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, जिसके अंदर हमारा फोकस उसी नॉलेज सोर्सेस पे है, ठीक है। नॉलेज सोर्सेस अब आपको दोबारा बता दूं, वैसे तो आई होप कि आपका इंट्रोडक्शन नॉलेज सोर्सेज के साथ हुआ है। नॉलेज सोर्सेज हैं क्या, हमारे एआई की जिस तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस, ये उनका एक कंपोनेंट है और इनका मकसद क्या होता है कि एक तो इन्फॉर्मेशन वगैरह को स्टोर करता है जो हमारी प्राइमरी डोमेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, और उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए भी जो भी रूल्स लगते हैं उसको स्टोर करना इनका काम है, ठीक है। तो नॉलेज सोर्सेज हमारा व्हाट दे डू इज कि वो प्रोसेसिंग के लिए जो भी रूल्स होते हैं वो उनके अंदर पड़े हुए होते हैं कि किस नॉलेज को किस तरह से इंटरप्रेट करना है और किस तरह से इंटरप्रेट करके उसके क्या मीनिंग्स निकालना है। इसी लेक्चर के शुरू में हम बात कर रहे थे कि ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर बना था जैसे स्पीच रिकग्निशन के लिए बना था या इमेज प्रोसेसिंग के लिए बना था, तो उसमें हमने ये देखा था कि इन चीज़ों को रिकग्नाइज करके इनके मीनिंग्स डिड्यूस करने थे कि अगर कॉल हमजा है तो उसका क्या मीनिंग है, अगर माउंटेन है, माउंटेन की इस तरह की शेप है तो उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो वो जो रूल्स हमने स्पेसिफाई करने होते हैं वो अपने नॉलेज सोर्सेज के साथ स्पेसिफाई करने होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी हमारे पास फिगर है और इस फिगर के अंदर जो है एक क्लास डायग्राम दी हुई है और इस क्लास डायग्राम के अंदर जो है हमने एक अपना रूल बेस्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ब्लैक बोर्ड आर्किटेक्चर जो है वो क्रिएट किया है। तो इसमें क्या है कि एक ब्लैक बोर्ड है जिसके अंदर हमारे फैक्ट्स पड़े हैं, ये काम हो गया है, ये बात है, फैक्ट्स पड़े हुए हैं, प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं है और वो एसोसिएटेड हैं कुछ रूल्स के साथ,
ठीक है। और ये रूल्स डिटर्मिन करेंगे कि एक फैक्ट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, उस फैक्ट को हमने क्या हैसियत देनी है और क्या नहीं देनी। और फिर हमारे पास एक कंट्रोल एलिमेंट है जो इन दोनों के बीच की हमारी सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है कि अब इस सारे का लॉन्ग रन में जो है ब्लैक बोर्ड को कैसे KSI के साथ एसोसिएट करना है। KSI को जो है KSI इज नॉलेज सोर्स इंडेक्सिंग, और उनको कैसे जो है वो ब्लैक बोर्ड के साथ एसोसिएट करना है। इनका डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है और ये कम्प्लीटली थ्रू द कंट्रोलर भी जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो अब इसमें आप ये देखें कि फैक्ट्स के साथ हमारे पास कुछ फीचर्स मौजूद हैं कि फैक्ट्स को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, फैक्ट्स को हम अपडेट कर सकते हैं, और जो हमारे पास फैक्ट्स इंस्पेक्ट हुए हैं उनको किसी न किसी रूल से मैच कर सकते हैं और इसको अपडेट कर सकते हैं, अपने नॉलेज सोर्स को अपडेट कर सकते हैं। और ये क्या करता है कंट्रोलर कि ये इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को जो है उनके बीच की कम्युनिकेशन करा रहा है तो उनको होल्ड करता है और उसकी बेसिस पे कोई इवेंट या ट्रिगर को जो है उसकी एग्जीक्यूशन करता है। One blackboard may have many knowledge sources associated with it, working on a given data and reduced data available in the blackboard system. तो एक ब्लैकबोर्ड जो है वो बहुत सारे नॉलेज सोर्सेज के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। 1 2 3 आपके बहुत सारे नॉलेज सोर्सेज हो सकते हैं जिसमें रूल्स दिए हुए कि जो डाटा इधर पड़ा हुआ है उस डाटा के मीनिंग्स कैसे निकालने हैं। Each knowledge source helps to solve problem in its expertise area. हर knowledge source की significance क्या है, इसकी importance क्या है कि ये अपने problem area के अंदर solutions find करने के लिए required है। A knowledge can be stored in different knowledge representation formats depending on the reasoning strategy, क्योंकि इनकी domains एक दूसरे से फर्क है, इसकी और इसकी और इसकी। तो ये जिस फॉर्मेट के अंदर अपने अंदर नॉलेज रख रहे हैं वो भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। डोमेन फर्क है, नॉलेज की सिग्निफिकेंस फर्क है, तो उस नॉलेज को कैसे प्रोसेस करना है, क्या करना है, वो फर्क हो सकता है। तो इन सब के फॉर्मेट्स एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये बताना हम क्यों यहाँ जरूरी समझ रहे हैं कि हमने जब इसी की दूसरी चीज पढ़ी थी, इसी की हमने दूसरी क्लास पढ़ी थी सेंट्रल डाटा रिपोजिटरी की, तो वहां हमने मेंशन किया था कि डाटा का फॉर्मेट सेम होगा। अगर डाटा का फॉर्मेट सेम नहीं होगा तो उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स एक्ट कर रहे हैं वो कंपोनेंट सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। वो सारे कंपोनेंट्स डिपेंडेंट उसी डाटा पे हैं, तो डाटा की सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए डिक्शनरी सेम होगी, फॉर्मेट सेम होंगे। यहाँ पे हाउएवर हमारा ब्लैकबोर्ड मल्टीपल नॉलेज सोर्सेज के साथ एसोसिएटेड है और ये नॉलेज सोर्सेज इन एसेंस डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर डाटा स्टोर या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। A knowledge source stores all related rules and provides activation mechanism for the blackboard to trigger in rule based exit system. तो ये rule based exit system के अंदर हमारे knowledge source में वो सारे rules पड़े हुए हैं कि इसके translate करने का, इसका meaning निकालने का, in facts का meaning निकालने का क्या तरीका है और फिर meanings निकालने की basis के ऊपर हमने updates कैसे trigger करने हैं, ठीक है। अब इसमें एक सिंपल एग्जांपल हमने कंसिडर कर लें। एक ट्रैवल की कंसल्टेंसी सर्विस है। अब इसमें एक ट्रैवल कंसल्टिंग सर्विस का काम क्या है, आपने जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हज पे जाते हैं या कहीं आपने बाहर और किसी विजिट के लिए जाना है तो आप कोई कंसल्टेशन सर्विस हायर कर लेते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि आपके शुरू से एंड तक की सारी प्रोसेसिंग जो है वो खुद ही कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको अगर एयर एजेंट्स चाहिए, आपको ये चाहिए कि कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स है या कोई टिकट्स की रिक्वायरमेंट्स है तो वो सारी की सारी वो खुद प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपको ये बता देंगे कि जो होटल है, होटल का इंफॉर्मेशन सिस्टम, होटल का एजेंट वो ये बता देगा कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ कौन कौन से होटल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाके रह सकते हैं, कौन कौन सी प्राइस रेंजेस में अवेलेबल हैं, ताकि अगर आपने कंपैरिजन करना है, ये देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं, आप वो कर सकते हैं। फिर ऑटो एजेंट्स हैं जो हमारा आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपको दूर कहीं पर जगह मिली है, जैसे हज के लिए स्पेशली ये होता है कि आपको हमेशा मक्का के बहुत पास नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही उसके पास जो है वो मिल जाए, खाना काबा के पास ही कहीं आपकी रेजिडेंस हो जाए। तो कभी कभी मक्का से बाहर जाके भी लोगों को मिलती है, इतने दूर भी हो जाती है। तो अगर आपने फिर वापस जो सेंट्रल लोकेशन तक जाना है या आपको वैसे ही शहर घूमने के लिए चाहिए, आपको एक गाड़ी का कोई इंतजाम करना है, तो हमारे जो ऑटो के
जो सिस्टम है, सब सिस्टम, वो ये बता सकता है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज उस एरिया में अवेलेबल है, कहाँ है, कैसे नहीं है। बिलिंग का सॉफ्टवेयर हो सकता है, अट्रैक्शन का सॉफ्टवेयर, अब अगर आप जा रहे हैं मलेशिया जा रहे हैं या आप पेरिस जा रहे हैं तो कौन कौन सी जगह लाजमी देखें। और फिर एक कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास जो इन सारी इंटरैक्शंस को किसी हद तक क्लाइंट के लिए कंट्रोल करता है, ठीक है। और हमारा ऑल ऑफ दीज कंप्राइज द ट्रैवल रिजर्वेशन सिस्टम दैट इज इन इटसेल्फ कनेक्टेड टू अ डाटाबेस, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स हैं, एयर का, होटल का, ऑटो का, बिलिंग का, अट्रैक्शन का, ये मल्टीपल एजेंट्स जो हैं ये सारे के सारे हमारी एक सेंट्रल रेपोजिटरी के साथ, एक नॉट द रेपोजिटरी, एक सेंट्रल ब्लैकबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। और ये डाटा की मैनिपुलेशन के लिए, डाटा की अपडेशन के लिए उसी सेंट्रल के ब्लैकबोर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। Now these systems can subscribe to or registered with the blackboard, और ये जो इसके इवेंट्स हैं उन इवेंट्स के लिए लिसन फॉर कर सकते हैं। ये सारे सिस्टम्स जो हैं these would have to subscribe to or register with through this the travel planning system, ठीक है, जो हमारा सेंट्रल आइडिया है। Once the system receives a client request, it publishes the request to all the related agents and composes plan options for client to choose from. क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दे दी जो कंट्रोलर के पास की, और कंट्रोलर ने जो है वो हमारे ब्लैकबोर्ड को या हमारे ट्रैवल रिजर्वेशन सिस्टम को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी। अब इसने क्या किया, इसके पास रिक्वेस्ट, इसकी डाटा चेंज हो गई है, इसकी स्टेट चेंज हो गई है, नई बात आई है, एक नया क्लाइंट आया था, उसने क्या किया कि ये चेंज ऑफ स्टेट ब्रॉडकास्ट कर दी इन सारे एजेंट्स को। इन सारे एजेंट्स ने जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा मिल गया ना, इनको पता चल गया स्टेट चेंज हो गई, इन्होंने डाटा ले लिया, और उस नए डाटा की बेसिस पे अब इन्होंने क्या किया है कि अब अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर दी है, ठीक है। क्लाइंट ने अगर ये बताया था कि उसने मलेशिया जाना है, तो मलेशिया की जो जो अट्रैक्शन की जगह थी, मलेशिया के जो जो भी विजिटिंग प्लेसेस थे, अब इसने उन सारी विजिटिंग प्लेसेस का डाटा गैदर करके और वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। इसी तरह जो ट्रैवलिंग के लिए था कि कौन कौन सी वहाँ पे एयरलाइंस जा रही हैं, एयरलाइंस के फेयर्स क्या हैं, उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के और वो प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। द सिस्टम स्टोर्स ऑल नेसेसरी डाटा इन द डाटाबेस। फिर जो चीजें लॉन्ग टर्म के स्टोरेज के लिए थी वो हमने रख ली। After the system receives a confirmation from client, it invokes the financial billing system to verify credit card background to issue invoices, ठीक है। आज सुना जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने दोबारा कंट्रोलर को दे दी और कंट्रोलर के थ्रू क्लाइंट को दे दी, और क्लाइंट से जैसे ही हमें कंफर्मेशन आ गई, कंफर्मेशन फिर हमने ब्लैकबोर्ड को दी, और अब फिर ब्लैकबोर्ड ने जो है अगेन ब्रॉडकास्ट कर दी, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्शन लिया है वो एक्शन खाली बिलिंग एजेंट ने लिया है। तो अब ये भी यहाँ याद रखें, पहली बार जब ब्रॉडकास्ट हुआ था, पहली बार जब इन्फॉर्मेशन गई थी, तो बिलिंग एजेंट को कोई सरोकार नहीं था, ठीक है। अभी तो क्लाइंट ने खाली रिक्वेस्ट पुट की है, तो बाकी जो थे हमारे पास अट्रैक्शन का सॉफ्टवेयर, एयर का सॉफ्टवेयर, होटल और ऑटो का सॉफ्टवेयर, उन सारे सॉफ्टवेयर ने फंक्शनिंग की थी, उन्होंने डाटा की बेसिस पे है जो प्रोसेसिंग की थी, लेकिन बिलिंग वाले सॉफ्टवेयर जो है उसने नहीं की थी। और अब जब कंफर्मेशन आ गई है तो अब कंफर्मेशन के बाद बाकी सारों को प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो बिलिंग वाला सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेस करता है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ सब्सक्राइबिंग, कि हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो किसी एक इवेंट के लिए सब्सक्राइब हो सकते हैं वाइल नॉट फॉर सम अदर इवेंट, ठीक है। तो इसमें जो बिलिंग वाला था वो कंफर्मेशन के इवेंट के लिए सब्सक्राइब था, बाकी इवेंट्स के लिए सब्सक्राइब नहीं हुआ। बाकी इवेंट्स की इंफॉर्मेशन पे वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता, ठीक है। और जो बाकी है हमारे पास ऑटो और एयर वाले हैं वो कंफर्मेशन के ऊपर जो है अपनी स्टेट चेंज नहीं करते, बाकियों पे करते हैं। जब इनिशियल रिक्वेस्ट वगैरह आती हैं तो ये सॉफ्टवेयर चलते हैं और ये अपनी स्टेट चेंज करते हैं, लेकिन जब फाइनल हो जाती है तो फिर उनका कोई कंसर्न नहीं होता इससे। डाटा इन द स्टोर प्लेज एन एक्टिव रोल इन दिस सिस्टम। तो अभी सारी कम्युनिकेशन उसी की वजह से हुई है, उसी ने आगे इन्फॉर्मेशन दी थी जो प्रोसेस हुई है, तो वो उसका सबसे सेंट्रल या इम्पोर्टेंट रोल है।
does not require much user interaction after the system receives request, since the requested data will direct the computation and activate all related sources. ठीक है, तो यूजर को बहुत सारे बार बार नहीं काम करने पड़े, यूजर को जाके खुद ही से अट्रैक्शन एजेंट्स और एयर एजेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं करनी पड़े, तो यूजर की बहुत एक्सेसिव इंटरैक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, इवन दो के पॉसिबल है, रिक्वायर्ड नहीं है. सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट है, सिस्टम इवेंट्स की बेसिस पे चलता है, तो सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट है. इसकी एप्लीकेबल डोमेन्स हमारे पास हैं, कहाँ कहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड स्टाइल हम लगा सकते हैं. ओपन एंडेड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सच एज एआई प्रॉब्लम्स वेयर नो प्रीसेट सोल्यूशन एग्जिस्ट. सबसे ज्यादा ब्लैक बोर्ड का फायदा जो है वो एआई वाली एप्लीकेशंस के अंदर है, क्योंकि हम इसके अंदर अपने नॉलेज सोर्सेज मेंटेन कर सकते हैं और इन नॉलेज सोर्सेज की मेंटेनेंस से एक्सपर्ट सिस्टम्स अपने आराम से डेवलप कर सकते हैं. तो ये जो इवेंट्स की बेसिस के ऊपर हम सारा ट्रिगर वाला काम करते हैं, ये बहुत आराम से उसके साथ हो सकता है. और दूसरी बड़ी बात जो इसके अंदर है कि हम सेंट्रली डाटा की लोकेशन को सेंट्रली लोकेटेड डाटा को हम मेंटेन कर रहे हैं. और ऐसे और कौन सी इसकी एप्लीकेशन है और कहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है. The problem where your problem spans multiple disciplines and each problem involves completely different type of knowledge, expertise and problem solving paradigms that require cooperation. ठीक है, हमने नॉलेज सोर्सेज में ये कहा था कि हमारे पास जो नॉलेज सोर्सेज हैं वो एक दूसरे से फर्क भी हो सकते हैं, और फर्क होने की वजह से ये डाटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में स्टोर कर सकते हैं. तो जब भी आपका प्रॉब्लम जो है वो मल्टीपल डिसिप्लिन्स या मल्टीपल डोमेन्स पे फैला हुआ है और ये डोमेन्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और इनके अंदर जो नॉलेज इन्होंने स्टोर करना है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन एक फाइनल सोल्यूशन के लिए कोऑपरेशन चाहिए, तो फिर आप ब्लैक बोर्ड वाला स्टाइल जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं. पार्शियल और अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन इज ससेप्टेबल. जब हमें कंप्लीट एंड रिजल्ट नहीं चाहिए, हमने अगर पार्शियल सोल्यूशन भी उसका क्रिएट कर लिया है तो दैट इज गुड इनफ. फिर हमारे पास है एग्जॉस्टिव सर्चिंग इज इम्पॉसिबल एंड इम्प्रैक्टिकल सिंस इट मे टेक फॉरएवर. तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई वाली फिलॉसफी है कि जब आपके पास एग्जॉस्टिव सर्चिंग पॉसिबल नहीं हो, हम अपनी सर्च स्पेस के अंदर जो है वो सारी एंटिटीज को सर्च नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने एक्सपर्ट सिस्टम्स को एम्प्लॉय करके एक पार्शियल सोल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं. फायदा क्या है इसका? स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी कैसे है? हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स किसी भी टाइम पे इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. कॉन्करेंसी. कॉन्करेंसी क्या है? पैरेलल एग्जीक्यूशंस और ऑल नॉलेज सोर्सेज जो है वो आराम से पैरेलल में काम कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर. इनपुट्स या आउटपुट्स के लिए ये डिपेंडेंट नहीं है. एक्सपेरिमेंटेशन फॉर हाइपोथेसिस अगेन ये है कि सिंस ये इस तरह से फैसिलिटेट करती हैं कि डिफरेंट एक्सपर्ट सोर्सेज इसके अंदर हम प्लेस कर सकते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, हाइपोथेसिस की क्रिएशन के लिए आइडियल जो है सॉल्यूशंस हैं. और रीयूजेबिलिटी अगेन कंपोनेंट्स क्योंकि इंडिपेंडेंट हमने क्रिएट किए थे, ये नॉलेज सोर्स एजेंट्स जो हैं वो हमने इंडिपेंडेंट क्रिएट किए थे, तो ये दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं. ठीक है. इंडिपेंडेंस ऑलवेज क्रिएट्स रीयूजेबिलिटी. लिमिटेशंस इसकी क्या है? Close dependency between the blackboard and sources. The structure change of the blackboard may have a significant impact on all its agents. ठीक है. तो यहाँ पे हम components को directly agents या knowledge source कह रहे हैं, तो उसमें ये क्या है कि जिस तरह central repository में आपको बताया था कि क्योंकि communication सिर्फ एक ही सेंट्रल डाटा स्टोर से हो रही है, तो अगर वो डाटा स्टोर फेल हो जाता है तो उसके ऊपर बने हुए जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है वो सब फेल हो जाएगा. ब्लैकबोर्ड में भी यही बात है कि सारी कम्युनिकेशन ब्लैकबोर्ड के थ्रू हो रही है, वही इवेंट्स ट्रिगर कर रहा है और जो इवेंट्स उसने ट्रिगर किए हैं वही आपके सारे एजेंट्स को जा रहे हैं और उस इवेंट्स की बेसिस पे एजेंट्स काम कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर आपकी वही सेंट्रल ब्लैकबोर्ड फेल हो जाएगा तो फिर ना तो एजेंट्स को इनपुट जा रही है और ना उसकी बेसिस पे कोई काम कर सक रहे हैं. Since only partial or approximate solutions are expected, it can be difficult to decide when to terminate reasoning. ठीक है. अब ये भी एआई से रिलेटेड ही है कि हम पार्शियल सॉल्यूशंस अपने उसके साथ निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे टर्मिनेशन पॉइंट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा.
और देन वी हैव द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मल्टीपल एजेंट्स, बहुत सारे एजेंट्स काम कर रहे हैं। तो फिर इसमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जब आपके ब्लैक बोर्ड में फाइनली डाटा स्टोर हो रहा होगा तो वो कोई कॉन्फ्लिक्ट उस टाइम उसके अंदर नहीं आकर हुआ है। डीबगिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अ सिस्टम इज अ चैलेंज, क्योंकि आप ये चीज डिटर्मिन नहीं कर सकते कि अभी जब मैं इवेंट जनरेट करूंगी तो इस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से एजेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे और किस फॉर्मेट में रिएक्ट करेंगे। तो इस वजह से उसकी डीबगिंग या टेस्टिंग मुश्किल होती है, हम सारे सिनेरियोज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या किया कि जो शेयर्ड डाटा आर्किटेक्चर्स थे उसी में से हमने एक और कैटेगरी देखी, ब्लैक बोर्ड स्टाइल आर्किटेक्चर्स। ठीक है, हमने इसी शेयर्ड डाटा आर्किटेक्चर्स में एक पहले देखा था जो हमारे पास सेंट्रल रेपोजिटरी आर्किटेक्चर्स थे, और अब हमने उसी की दूसरी वेरिएशन देखी है ब्लैक बोर्ड स्टाइल आर्किटेक्चर्स। तो सेंट्रल रेपोजिटरी में हमारे पास जो सेंट्रल डाटा स्टोर था दैट वाज बीइंग कॉल्ड अ रेपोजिटरी। The elements were arranged, the components were arranged according to the repository, सारी communication उसी के थ्रू हो रही थी। लेकिन जो control था that was with the components themselves. So the components were responsible for getting the data from the repository corresponding to any change that had occurred in the repository. ठीक है, तो हमारे पास सेंट्रल रेपोजिटरी है, सेंट्रल रेपोजिटरी के इर्द गिर्द कंपोनेंट्स अरेंज्ड हैं और कंपोनेंट्स जो हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल है इस बात के कि वो रेपोजिटरी के किसी चेंज के अगेंस्ट अपनी स्टेट को चेंज करें। ब्लैक बोर्ड स्टाइल इससे अपोजिंग किस तरह है कि इसमें अभी भी एक सेंट्रल डाटा स्टोर तो है जिसको हम ब्लैक बोर्ड कह रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम एजेंट्स कह रहे हैं। हमारे ब्लैक बोर्ड जो है वो कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर करता है और इस इवेंट की ट्रिगरिंग की बेसिस पे एजेंट्स की स्टेट अपडेट होती है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अब स्टेट की अपडेटिंग हमारे सेंट्रल डाटा स्टोर या ब्लैक बोर्ड का काम है, एजेंट्स का अपना या कंपोनेंट्स का अपना नहीं है। ठीक है, तो द कंपोनेंट्स themselves are not responsible for the state change anymore, rather the data storage, the blackboard is। और ये डाटा स्टोर ये कैसे अकम्प्लिश करता है स्टेट चेंज एजेंट्स के अंदर या कंपोनेंट्स के अंदर कैसे ले आता है, थ्रू द ट्रिगरिंग ऑफ इवेंट्स। और इवेंट्स की इंटरप्रिटेशन हमारे पास वेरियस नॉलेज सोर्सेज के साथ हो रही है। फैक्ट्स हमने रखे हुए हैं अपने सेंट्रल स्टोर के अंदर और उन फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर जो है नॉलेज सोर्स के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा इवेंट किस तरह ट्रांसलेट होगा, किस तरह कम्युनिकेट होगा। ठीक है, और उस कम्युनिकेशन पे आपके कंपोनेंट्स अपडेट होते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर द ब्लैकबोर्ड स्टाइल आर्किटेक्चर। और इसके साथ हमारे जो शेयर डाटा आर्किटेक्चर्स थे वो भी क्लोज हो गए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इससे आगे फर्दर आर्किटेक्चरल स्टाइल जो पैटर्न्स को कवर करेंगे। ये दो पैटर्न्स जो हैं जरूर कवर, मतलब इनकी जितनी भी डिटेल्स हैं ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है, डू गो थ्रू देम, और इनके जितने प्रॉब्लम्स हैं डू सॉल्व दोस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।